कि सरकार ने यह तय कर लिया कि हम संसद नहीं चलने देंगे। अल्पमत में सरकार एक अनैतिकता का रुख था कि मुझे कमजोर लोकपाल चाहिए, मैं संसदीय प्रक्रिया को चलने नहीं दूंगी। पहले उन्होंने लालू जी के दल का प्रयोग किया, उनके सदस्य ही 3 थे, बहुत ज्यादा शोर शराबा डिस्टर्बेंस वो कर नहीं पा रहे थे, और फिर शोर मचाकर सदन को स्थगित करा लेना। मुझे खेद है इस बात का कि अगर सरकारें सदन को स्थगित करवाने लग पड़ी और सभापति सरकार की उस बात को मान जाए, तो आने वाले कल में संसद का नैतिक अधिकार बाकी सदस्यों को टोकना कि आप संसद के अंदर डिस्टर्बेंस मत कीजिए, अपने आप में कमजोर हो जाएगा। अजीब तरह के बहाने लाते रहे, सुबह से लेकर रात तक बहस चल रही है। 12 बज गए, जैसे स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, घंटी बज जाएगी, 12 बजे के बाद संसद नहीं बैठेगा। यह कभी लोकतंत्र में तर्क हुआ है? हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया, 20 उदाहरण दिए जहां सुबह 3 बजे 4 बजे तक संसद बैठती है। एक ब्रिटेन की महिला मंत्री अभी मुझे मिलने आई थी, उन्होंने भारतीय संसद में क्या हो रहा था, वो अपने व्यक्तिगत काम से आई थी अपने पति के साथ, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने देखा होगा। तो उसके 2 दिन 3 दिन बाद जब मुझे मिलने आई तो उन्होंने कहा मैंने आपके संसद देखा, बहुत उत्साह से चलती है। तो मैंने ये भी एक तर्क देखा कि 12 बजे काम बंद कर दो, अब नया दिन शुरू हो गया। तो मैंने कहा आपके देश के संसद में क्या होता है, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स कहते हैं। तो उसने बहुत खूबसूरत वाक्य का प्रयोग किया, उसने कहा संसद का दिन तब तक चलता है जब तक संसद की कार्यसूची का काम पूरा नहीं होता। 2 बजे पूरा हो तो 2 बजे तक दिन चलता है। द पार्लियामेंट्री डे कंटिन्यूज टिल द बिजनेस ऑफ द हाउस इज एग्जॉस्टेड। और हम रात के बाद भी बैठते हैं। मैंने उसके बाद किताबें देखनी शुरू की और ठीक यही वाक्य इंग्लैंड की, भारत की सब पुस्तकों में था जो संसदीय व्यवस्था के साथ। हर परंपरा को तोड़कर हम रोक दें कि किसी प्रकार से संसद ना चल पाए। और इसके पीछे कारण बड़ा स्पष्ट था। आप एक तरफ कमजोर कानून चाहते थे, दूसरी तरफ आपको चिंता थी कि आपका एक बहुत महत्वपूर्ण साथी तृणमूल कांग्रेस इस विषय पे आपके अलग खड़ा हुआ है। मित्रों, इस विषय को हम इसका जो अन्य पक्ष है हम देखते रहे। पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो तृणमूल कांग्रेस विरोध करता है। रिटेल में एफडीआई आती है तो तृणमूल कांग्रेस विरोध करता है। जब संघीय ढांचे पर प्रहार होता है तो तृणमूल कांग्रेस विरोध करता है। अभी पेंशन बिल लाने की बात थी तो रोक दिया क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने विरोध किया। तो सबको यह लग रहा था कि शायद तृणमूल कांग्रेस इसलिए विरोध कर रहा है कि उसको लगता है कि मैं सरकार का हिस्सा भी रहूं और मेरी लोकप्रियता भी कम ना हो। लेकिन जब कलकत्ता के अंदर एक भवन के नाम से इंदिरा जी का नाम हटा दो, इससे तो कोई लोकप्रियता बढ़नी और कम होने वाली नहीं थी। इस विषय के संकेत को समझिए। जब इस सीमा तक वो जाता है तो रिश्ते के अंत की प्रक्रिया आरंभ होती है। इट्स द बिगिनिंग ऑफ एन एंड ऑफ अ रिलेशनशिप। और आज जिस दौर से इस देश की राजनीति गुजर रही है, केवल ये दल वो नहीं चाहते। आज झगड़ा चल रहा है एनसीपी के साथ कि समझौता होगा कि नहीं होगा सीटों पे। अब साथी भी आपकी गिरती हुई लोकप्रियता से दूर होना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम योर लूजिंग पॉपुलैरिटी। और ये जो प्रक्रिया है,
इसका अंत आगे कैसे होगा? कांग्रेस सत्ता और पावर के साथ जुड़ी रहने वाली जमात है और स्वाभाविक है कि कोई साथी छोड़ दे तो ये सत्ता नहीं छोड़ेंगे, ये उन साथियों का विकल्प ढूंढने के कार्यक्रम में उलझ जाएंगे। और इसमें कोई संकोच नहीं है मुझे कहने में कि कांग्रेस को नजर आ रहा है कि बंगाल का साथी क्या करेगा, मुझे उस पर विश्वास नहीं। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव का प्रयोग करके एक नए साथी की तलाश में मैं निकल चलूंगा। जो आने वाले कल की राजनीति है इस सरकार की, जब उसको एक साथी के से खतरा लगता है तो एक नए साथी की तलाश में वो जा रहे हैं। और इसलिए मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इन चुनावों में उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। पंजाब का चुनाव तो स्पष्ट है, अकाली दल और भाजपा इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे रहेंगे, सामने कांग्रेस है, कोई तीसरा नहीं है। उत्तरांचल में भी हमारा दोनों का मुकाबला है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव वो है जिसमें 4 खिलाड़ी हैं, कुछ छोटे खिलाड़ी भी हैं, और उन 4 खिलाड़ियों में से कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में स्थान चौथे नंबर का रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन चौथे नंबर का खिलाड़ी मेरा जो घाटा दूसरे स्थान पे होने वाला है वो कैसे बराबर हो जाए उत्तर प्रदेश में, उसकी तलाश में घूमेगा। मैंने समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी का तो भी इंटरव्यू में सुन रहा था कि हम सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए कांग्रेस के साथ भी चल सकते हैं। केंद्र में तो दोनों कई बार समर्थन भी इनका करते हैं। और इसलिए सपा बसपा में से कौन मेरा चुनाव के बाद साथी बन सकता है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस तैयारी में से है। ये वो राजनीतिक दल 3.5 साल सपा ने और 5 साल बसपा ने उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति को एक तरफ रख दिया और केवल जातीय आधार के ऊपर समाज को बांटने का काम किया। एक का शासन ऐसा था कि जिसको माफिया राज, गुंडा राज कहते थे, भ्रष्ट राज था, और दूसरे ने भ्रष्टाचार में उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और दोनों के बीच में अगर एक समानता है तो एक समानता यह है कि दोनों के नेताओं के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मुकदमे चल रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति की जांच हो रही है, और दोनों कांग्रेस के सामने तब झुक जाते हैं जब सीबीआई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने आरंभ करती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं रहे। जो लोग दौरा करते हैं उत्तर प्रदेश का और एक नूरा कुश्ती के दौरान बयान देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि इन दोनों दलों को उत्तर प्रदेश से साफ करना है। किसी कीमत में इनकी सरकार नहीं बनने देनी, किसी कीमत में इनका समर्थन नहीं करना। और क्या कांग्रेस में इतनी ईमानदारी है कि ये जो घोषणा हम करते हैं, कांग्रेस इस देश के सामने इस आश्वासन को दे दे? या कांग्रेस की दोहरी नीति यह है कि दिखावे के लिए उनकी आलोचना कर दो, और जो खतरा यूपीए के गठबंधन को लगता है कि कभी कोई साथी साथ देता है, कभी साथ नहीं देता, और कोई जा भी सकता है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक नए सहयोगी की तलाश में आ जाओ। और अगर यही आपकी राजनीति है तो उत्तर प्रदेश का मतदाता और उत्तर प्रदेश की जनता स्पष्टता के साथ आपकी असली नीति क्या है इसको समझ जाएगी। इसके साथ साथ मित्रों, एक और महत्वपूर्ण विषय है, और मैं चाहूंगा कि इस देश के हमारे कार्यकर्ता इसको स्पष्ट रूप से समझ ले। जात के आधार पर इस देश को बांटना एक प्रक्रिया रही, उत्तर प्रदेश के इन दलों ने किया, लेकिन केंद्रीय सरकार की जो
नीति रही है पिछले कुछ दिनों में कि मजहबी आधार के ऊपर, धर्म के आधार के ऊपर आरक्षण देकर समाज को बांटने का प्रयास करो। अब इस देश का संविधान आरक्षण की बात करता है और भारतीय जनता पार्टी सदैव आरक्षण का समर्थक इसलिए रही है कि समाज के जो कमजोर और पिछड़े वर्ग हैं और ऐतिहासिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण मिले ताकि कमजोर स्थिति से वो बराबरी की स्थिति में आ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती रही है और संविधान सभा में भी ये लिखा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण इस देश में नहीं है। अब आपने क्या किया? इस देश के पिछड़े वर्ग का 27% आरक्षण है। आपने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो 27% आरक्षण है जिसका जिक्र मंडल आयोग ने किया था, उसकी सूची बनी। जो वो पूरी सूची बनी है उस पिछड़े वर्ग में कई धर्मों के लोग हैं, अल्पसंख्यक के भी हैं, हिंदुओं के भी हैं, हर मजहब के लोग हैं। और शायद ये हम लोगों में से बहुतों को मालूम नहीं होगा, जो मंडल आयोग के बाद ओबीसीज की सूची बनी है उसमें हिंदू ओबीसीज भी है, उसमें मुस्लिम ओबीसीज भी है। वो आरक्षण है और किसी ने उस आरक्षण का विरोध नहीं किया। आप ये कह सकते हैं कि इस पूरी सूची में जो पिछड़े वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए हम एक स्थान बना सकते हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बनाया था जो कमजोर अति पिछड़ा वर्ग है उसको करो। उस अति पिछड़ा वर्ग में हिंदू अति पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम अति पिछड़ा वर्ग सब आ जाएंगे। वो धर्म के आधार पर नहीं होगा, वो जात के आधार पर होगा, एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस के आधार पर अति पिछड़ा वर्ग होगा। लेकिन आप चुनाव से पहले एक नया सब कोटा बना दें और उस सब कोटा में जो ओबीसी का हिस्सा है उसको उठाकर ले जाए। और आज इस देश के पिछड़े वर्ग को क्या लगता है कि वोट की तलाश में कोई भी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं है। और इसलिए हम स्पष्ट रहें, जो सूची है पिछड़े वर्गों की जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग पिछड़े हैं, हमें उसमें कोई एतराज नहीं। आप पिछड़ेपन पे या अति पिछड़ेपन पे कोटा दो, सब कोटा दो, कोई इतराज नहीं। लेकिन मजहबी कोटों की अनुमति संविधान नहीं देता। आप क्यों कर रहे हैं? आप संविधान को इस देश को उस आधार पे क्यों बांट रहे हैं? और इसका खुलकर विरोध भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में करेगी और इसको लेकर समाज के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश है। और मैं चाहूंगा कि दिल्ली प्रदेश में इस प्रकार के जो आप सम्मेलन करते हैं, जिन लोगों का हिस्सा इसमें से निकल जाता है, जिनका अधिकार कम हो जाता है, उनसे जाकर भी हम लोग मिले, उनके भी सम्मेलन करें, उनकी भी शिकायत सुने और हमें समझ में आएगा कि समाज को जो बांटने का वोट के आधार पर कांग्रेस का तरीका है, जिसको कई राजनीतिक दल समर्थन कर रहे हैं, इसका हम विरोध करें और एक बहुत बड़ा वर्ग यह समझेगा कि भारतीय जनता पार्टी मेरी आवाज बनकर उभर कर सामने आई है। मित्रों, ये जो अगले 2 महीने हैं, आपका अपना चुनाव भी है दिल्ली में नगर निगम का, लेकिन मैं चाहूंगा कि दिल्ली के आसपास लगे हुए क्षेत्र उत्तर प्रदेश के जो है उनमें कई चुनाव क्षेत्रों का संचालन करना, पंजाब में, उत्तरांचल में जो वहां के अपने कार्यकर्ता यहां आए हुए हैं, जनवरी और फरवरी के महीने में अपने लोग कार्यकर्ताओं को वहां भेजना और पार्टी के काम में वहां पर लगाना, ये जिम्मेवारी भी दिल्ली प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की शाखा है, क्योंकि एक बहुत सक्रिय और संगठित संगठन है हमारा यहां पर, इसका भी आप लोग पूरा प्रयास करेंगे। और जितने ये राजनीतिक विषय उभरते हैं
दिल्ली की एक और विशेष जिम्मेवारी होती है कि सबसे पहली प्रतिक्रिया दिल्ली से आती है। संसद में जो हुआ उसकी सबसे पहली प्रतिक्रिया अगले दिन कुछ घंटों के नोटिस के अंदर दिल्ली में हुई, और जिसमें हम कहते हैं वेल ऑयल्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत सक्रिय और तैयार संगठन हमारा दिल्ली में है, जिसकी वजह से हम कुछ घंटों के 3-4 घंटों में इतनी बड़ी संख्या उस दिन कर पाए थे। उसके लिए भी आप सब कार्यकर्ता अभिनंदन के पात्र हैं। मैं एक बार फिर विजेंद्र जी को, उनके सब सहयोगियों को, पार्टी के संगठन को इतना सक्रिय रखने के लिए उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।